रिवाइज कर लो एक बार। जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 2 मिनट में। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रहा है मेरा? ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके, चलो तो कल जैसे कि हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट फेज जो है वो हम लोगों ने समझे थे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के सेकंड फेज जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट पेज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या देखे थे देख के नहीं बताना। ठीक है, खुद से अपना नॉलेज चेक करो कि कितना आपको याद आ रहा है। सबसे पहले क्या था बेटा? ग्लूकोज था। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था किसमें? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एक कंपोनेंट लगा था, कौन सा कम? एंजाइम नहीं पूछ रहा हूँ, एक जो क्या है, एटीपी है ना। एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ था किसमें? एडीपी में। किसकी प्रेजेंस में हुआ था? Mg++। Mg++ को फैक्टर होता है, ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, को एंजाइम को फैक्टर, एटीपी भी को एंजाइम होता है, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने अभी एक कंपोनेंट टर्म यूज किया। ठीक। हाँ, एंजाइम कौन सा था यहाँ पर? हेक्सो। तो ग्लूकोज से कन्वर्सन किस में हो गया था? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पहले ये बताओ? फॉस्फोराइलेशन। अब सेकंड प्रोसेस का नेम क्या है? क्या? आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट आइसोमराइज होगा। आइसोमराइज कैसे होगा? तो शिफ्टिंग होगी, है ना। तो आइसोमराइजेशन में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट के बाद अब क्या फॉर्म होगा? फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट, बीस, कुछ भी वो कहते हैं ना। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? अगेन फॉस्फोरिलेशन। कोएंजाइम क्या यूज होगा? एटीपी। मेन एंजाइम कौन सा यूज होगा? मेन एंजाइम का नेम क्या है? एटीपी का रोल है मीन्स काइनेज आएगा। फॉस्फोग्लूकोकाइनेज। ओके, ये फ्रक्टोकाइनेज। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, फिर आइसोमराइज होके क्या फॉर्म हुआ? फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। तो यहाँ पे फ्रक्टोज से वन सिक्स बीस फॉस्फेट होगा। ऐसी है? हेलो, कंफ्यूज हो रहे हो? ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, हाँ ठीक है, मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोज से कन्वर्सन हुआ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन हुई। फॉस्फोरिलेशन के बाद अभी आइसोमेराइजेशन होगा। अच्छा, मैंने आपको आइसोमेराइज एंजाइम का नाम नहीं पूछा इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं ना। अच्छा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम करता है? अरे यार, देखो, कंफ्यूज क्यों हो रहे बेटा? ग्लूकोज है। हाँ, ग्लूकोज से कन्वर्सन हुआ है सबसे पहले ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। तो यहाँ पे तो आपको मालूम है कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। ओके, अब यहाँ पे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट किस में हो रहा है? फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा आएगा यहाँ पे? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, यही है। अभी फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट। एंजाइम बताओ यहाँ पर? फॉस्फो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ था आगे? क्लीवेज रिएक्शन हो रही थी। एंजाइम का नाम क्या था? एल्डोलेज। एल्डोलेज से कन्वर्सन हुआ क्या चीज? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और बीच में ऐसा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी ने। ठीक है,
PgAl, ऐसे ही है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्या ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरेट बोल दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हाँ, ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड सेम टर्म है। ठीक है, वो सेम टर्म है, बट यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, ये याद रखना है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट फेज जो है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। अभी हम इसके आगे प्रोसेस कैसे होती है वो समझेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन, यदि तो आपको यही जो फ्लो डायग्राम जो आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, जिसमें आप एंजाइम का नाम याद रखिए। फर्स्ट नंबर पे एटीपी यूज हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है एडीपी में। फिर सेकंड छोड़ के थर्ड में एटीपी यूज हो रहा है और कन्वर्सन हो रहा है एडीपी में। और ऐसा याद नहीं होता तो इसकी हम ट्रिक्स बनाएंगे सिक्वेंसली, और उस ट्रिक की हेल्प से भी याद रखेंगे, बट पहले समझ लो। ठीक है, पहले हम समझेंगे, बाद में हम ट्रिक्स का भी यहाँ पे जो एक रास्ता है, एक वे, वो भी हम फॉलो करेंगे, जिसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें हमारी अच्छे से कवर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो DHAP और PgAl जो फॉर्म हो गया है, इसका आगे जो रिएक्शन है वो कैसा होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक के सब क्लियर है, ऑफलाइन आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ पर सभी का? ऐसा कोई पार्ट किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, नहीं है, चलो, तो फाइनली हम नेक्स्ट जो है पार्ट वो देखते हैं। हाँ बोलो बेटा। हाँ, कौन सी वाली बेटा? ये वाली। इस रिएक्शन को क्लीवेज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लीवेज रिएक्शन। ओके, हाँ बेटा बोलो। कौन सा? मैं समझा नहीं, आप क्या ये इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हो आप? रिपीट करना है? आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, कल नहीं थे आप? हाँ ठीक है, देखिए बेटा क्या होता है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक एंजाइम की। इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी में से एक फॉस्फेट को ले लेता है और ग्लूकोज के 6 नंबर की पोजीशन जो होती है, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे एक फॉस्फेट को ये जो एंजाइम है वो ज्वाइन करा देता है। तो इस तरह से ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, बट यहाँ पे ये Mg++ एक आयन आता है जो इस एटीपी को ब्रेक करेगा एडीपी में, क्योंकि तभी तो ये फॉस्फेट इसको देगा, और जब इसके पास फॉस्फेट आए तब जाके फॉस्फेट यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे। समझे? फिर यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फॉर्म हुआ है इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। आइसोमराइजेशन में ऐसा होता है कि यहाँ पे CHO और यहाँ पे H क्या था, OH, ऐसा था। ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे से नहीं समझेगा, लेकिन सिर्फ एक समरी समझ लो। रिकॉर्डिंग मैंने कल पोस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप एक बार वो देख लो। रिकॉर्डिंग देखे आपने या नहीं देखे? कल आप नहीं थे? नहीं थे तो बेटा रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दिया हूँ ग्रुप में, तो एक बार वो देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आइसोमराइजेशन होता है। तो आइसोमराइजेशन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग होती है इसकी, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से फॉस्फोरिलेशन होगा, तो यहाँ पे भी एक काइनेज एंजाइम आता है, बट ये एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, जो यहाँ से एक फॉस्फेट को लेकर के फ्रक्टोज का फर्स्ट कार्बन अभी फ्री है, क्योंकि इधर तो फॉस्फेट ऐड हो गया है, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट को ऐड कर देता है। और यहाँ पे जब फॉस्फेट ऐड हो गया तो इसकी वजह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा अभी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हम कह सकते हैं, 20 फॉस्फेट हम कह सकते हैं, बाईफॉस्फेट हम कह सकते हैं। फिर अब क्या हुआ, जब ये फॉर्म हो गया तो ऐसे ये 6 कार्बन वाली शुगर है बीच में से स्प्लिट हो जाती है, तो 3 कार्बन अलग हो जाते हैं और 3 कार्बन अलग हो जाते हैं। और जब ये बीच में से टूट गया तो अब देखो, यदि ये मार्कर है इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया तो मेन मार्कर अलग हो गया और उसका कैप अलग हो गया, तो ये मार्कर और ये कैप है, तो मार्कर ये हो गया, नहीं मार्कर ये हो गया और कैप ये हो गया। ठीक है, मतलब जो काम का है वो है PgAl। ठीक है, और ये क्या हो गया? DHAP। DHAP को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं,
और PgAl को फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। तो ये फर्स्ट 5 स्टेप्स जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद कैसे प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, एवरीथिंग इज क्लियर? चलो ओके, किसी के डाउट नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो फाइनली आगे बढ़ते हैं और इसके बाद प्रोसेस कैसे होता है वो समझेंगे। तो बेटा देखिए, कल जितना भी पढ़ाया डाइजेस्ट नहीं होता, तो आज जो मैंने समराइज लिया वो डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से ही ऐसे ही पूछे जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंजाइम का नाम, प्रोडक्ट का नाम, या बीच में जो प्रोसेस हो रही है तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाली सारी चीजें। अब एक और चीज, अब ये प्रोसेस ह्यूमन में होंगी तो डायरेक्ट ग्लूकोज से स्टार्ट होंगी, एनिमल में जो है वो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। लेकिन प्लांट में यदि हम देखें तो प्लांट में बेटा जो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रहता है सुक्रोज। तो सुक्रोज से प्रोसेस स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले सुक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड है उसको मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में कन्वर्ट करना जरूरी है, तब जाके ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। तो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी एक एंजाइम चाहिए, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होंगी जिसमें सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर ग्लाइकोलाइसिस जो है स्टार्ट होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़े होते हैं और उनको मालूम होता है कि स्टार्च जो है कंप्लीट लास्ट में यही बचता है। होता है ना, ये होता है क्या? तो बेटा ये तो जो फूड स्टोर्ड हो रहा है प्लांट में वो है, वो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई उसके बाद ये प्रोसेस हो रही है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट जो रहता है वो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज जो है ये एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और जब प्लांट में ये प्रोसेस कंटिन्यू होंगी तो सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम लोग जो फूड जो खा रहे हैं उसमें हमें मिलता है क्या? तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या आएगा? एमाइलेज एंजाइम आएगा। एमाइलेज एंजाइम सबसे पहले जब स्टार्च को ब्रेक करता है तो किसमें करता है? माल्टोज में। फिर माल्टोज का अगेन ब्रेकडाउन होता है तो एक एंजाइम आता है जिसे क्या कहते हैं? माल्टेज। फिर यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस जो है ये स्टार्ट होती है। बेटा हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रहा है वो दोनों भी पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। जो भी न्यू पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो नोट करके रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, आगे बढ़ेगी हम। ओके, हो गया। बेटा जो भी स्टूडेंट ये वाला पोर्शन प्रैक्टिस करके और रिवाइज करके नहीं आए होंगे उनको आज थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है बेटा। तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इस इसके लिए मेरे पास इनो जैसा कोई डोज नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करूं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको अवॉइड करेंगे, जितना डाइजेस्ट होता है उस पर फोकस करेंगे। तो मैं दोनों वे से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, चॉइस आपकी है। ठीक है, मतलब मैं जो सर्व कर रहा हूँ दोनों टाइप के फूड सर्व कर रहा हूँ, जो आपको अच्छे लगते हो रख लो।
ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे पहली चीज तो फाइनली DHAP जो है ये हमें मिला एक प्रोडक्ट, और साथ ही साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिला जिसका नाम है PgAl। तो अभी होता क्या है बेटा, ये जो DHAP जो फॉर्म हुआ, ये अगेन इसका कन्वर्सन हो जाता है। तो DHAP जो है ये वापस PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ PgAl के कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास? अरे कौन बोल रहा 3 है? 2 मॉलिक्यूल PgAl के होंगे। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है जानते हो? देखो, ये आपके डाइजेस्ट करने वाला पार्ट था, ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर समझा दो, तो वो समझा भी दे रहा हूं मैं। ठीक, डाइजेस्ट हुआ तो लिख लेना, नहीं हुआ तो उसको मत लिखना। ठीक, तो यहाँ पे देखो DHAP का फॉर्मूला आप जानते हो कैसा था, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2OP। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है ये फॉर्मूला। ओके, इसके बाद यदि मैं इसमें एक एंजाइम यूज करता हूं, और उस एंजाइम को कहता हूं ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो ट्रायोज आइसोमरेज, फ्रक्टोज में जब आइसोमराइजेशन हुआ था तो क्या हुआ था बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ का और ये हाइड्रोजन यहाँ का ऊपर चला गया था। याद है वो पहले वाले रिएक्शन में देखे थे हमने। तो अभी यहाँ पे आइसोमरेज है तो इसका काम ही है इधर से उधर करना। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन को इधर और ये वाले हाइड्रोजन को इधर पहुंचा देगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन को इधर लेके आएगा तो यहाँ पे देखो CH, क्या रहेगा बताओ, जल्दी बताओ। CHO। अब नीचे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे कल हमने ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बनाए थे, उसमें हमने एल्डिहाइड ऐड किए थे, उसमें हमने फास्फोरस ऐड किए थे, क्या बन गया बताओ, फॉस्फोग्लिसराइड बन गया। ऐसा एक मॉलिक्यूल पहले से है हमारे पास, कल देखे हमने। अभी इसका भी जब आइसोमराइजेशन हो गया, ये क्या है, DHAP है। तो DHAP का फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस। तो इससे क्या बन गया, PgAl बन गया। तो अब कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, क्या नाम है इसका, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, कुछ भी नेम्स आपको एग्जाम में आ सकता है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये यदि डाइजेस्ट नहीं होता है तो फॉरगेट अबाउट दैट, अवॉइड करो। यदि समझ रहा है, लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से मेन प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। वो एक बीच में ऐसा रिएक्शन दिया होगा ऐसा क्रॉस करके एनसीईआरटी में, है ना, तो ये आपकी वो वाला पोर्शन है। ये सिर्फ समझने के लिए है, बाद में आपको जब वो ग्लाइकोलाइसिस याद नहीं रहेगी या नहीं होंगी तो उसमें ये काम में आएगा। नहीं, एक बार याद हो गया ना बेटा तो इस फिर कोई नीड नहीं रहता है। आपने खुद ने देखे होंगे कि कल हमने जो समझे, अब हमको वो याद भी हो गया और समझ भी गया है, तो हम सिर्फ आज डायरेक्ट फ्लो चार्ट के हेल्प से समझ लिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और बायोलॉजी में से कुछ कुछ जगह पर ही ऐसा है बेटा जो हमको इतना इस लेवल पे जाना है, बाकी हर जगह नहीं रहता। तो आप बोलोगे सर कंप्लीट बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ाने वाले हो क्या आप? ठीक है, तो आधे लोग तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, हार्ट बीट उनकी इतनी फास्ट होंगी, पहले ही यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं, हमको तो बस वो वही डर की वजह से बाहर भगा दिया जाएगा फिर, है ना, ऐसा नहीं होने वाला, टेंशन ना लो। हो गया।
ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और हेलो, कुछ नहीं समझा मुझसे पूछो, कुछ प्रॉब्लम है? इधर ध्यान दो, एनसीईआरटी रीड करो, नहीं तो टाइम मिल गया तो। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये जो पीजीएल है, इसके साथ आगे का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप जो यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो अभी क्या होता है बेटा, ये जो पीजीएल जो सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इस कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? और कल मैंने आप लोगों को एंजाइम कैटेगरीज जो है वो समझाया था। फर्स्ट नंबर पे एंजाइम कौन सा था? ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड कौन सा था? ट्रांसफरेज। फिर कौन सा था? कौन सा? हाइड्रोलेज, लाइजेज, हाइड्रोलेज, सीक्वेंस यही रखना है। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद हाइड्रोलेज आएगा, लाइजेज आएगा, लाइजेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरेज, फिर उसके बाद लाइगेज, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ध्यान से सुनो। एक एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। उसके बाद आता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज वाला पार्ट हमने समझ चुके हैं। ट्रांसफरेज के बाद हम लोगों ने हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज देखे, इसका रिलेशन नहीं है। लाइजेज, क्लीवेज हमने देखे, ठीक है। लाइजेज जो है, क्लीवेज हमने समझे कहाँ पे? एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर आइसोमरेज भी हमने पढ़ चुके हैं। और आइसोमरेज के बाद डीएनए लाइगेज होता है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। मीन्स यहाँ पे आपके 1 2 3 4 एंजाइम्स जो है आपके कवर होते हैं, ठीक है। उसका फंक्शंस आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। मीन्स वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ऐसे फॉर्मूले बना के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मीन्स एक साथ आपके दो पोर्शन आपके एक साथ कवर, ठीक है। तो आज ही आप लोग एंजाइम क्लासिफिकेशन का थ्योरी जो है घर पे जाने के बाद पढ़ोगे। और कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछोगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने आइसोमरेज क्या होता है, लाइजेज क्या होता है, ट्रांसफरेज क्या होता है, ये पढ़ लिए। अभी हमें ऑक्सीडो रिडक्टेज पढ़ना। सीक्वेंस एंजाइम का ऐसे ही रखना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, सीक्वेंस बदला तो फिर वो एंजाइम का क्लासिफिकेशन गड़बड़ कर जाता है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम मींस एक ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मींस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इसे, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग। अब रेडॉक्स रिएक्शन में मुझे ये बताइए, व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? फर्स्ट क्या चीज? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हो गया। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन मींस क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मींस? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताइए। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको इतना सारा पार्ट मालूम है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पार्ट में, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपाउंड है, ये एक बायोमोलिक्यूल है। और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल का यहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन लॉस करता है, जिसकी वजह से इसमें इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और हमेशा याद रखना बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब रिएक्शन होती है तो एंजाइम कैटेगरी जो है, इसमें एक एंजाइम काम करता है। एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब तक के का पोर्शन पढ़ा है और एनसीईआरटी के बाहर है। ये आपके एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल के एंजाइम के क्लासिफिकेशन का पोर्शन है। और यही वाला आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो जब भी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जहां काम करेगी, वहां पे डिहाइड्रोजिनेज काम करता है। और डिहाइड्रोजिनेज जो है अकेले काम नहीं कर सकता,
और अकेले जब ये काम नहीं कर सकता तो इसे किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है, और इसको साथ देने के लिए आता है यहाँ पर NAD, और साथ ही साथ यहाँ पे आता है FAD। तो NAD और FAD जो है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे इसके नेम होते हैं। ठीक है, अभी नीड नहीं है, या नीड है आपको लगता है तो बायोमोलिक्यूल में इसके फुल फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे, वही एंजाइम वाला पार्ट है वहीं पे दिया हुआ है। तो अभी देखिए जब भी डिहाइड्रोजनेज का रोल आएगा तो इसके साथ साथ NAD या FAD दोनों में से कोई भी एक, बट ज्यादातर केस में आपको NAD ही मिलेगा, बहुत कम आपको FAD मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत एक लंबा चौड़ा मैसेज दिख रहा है मुझे। अच्छा, फुल फॉर्म भेजिए, वेरी गुड। कौन, सुहानी? ग्रेट, बढ़िया बेटा। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम या तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम साथ ही रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिहाइड्रोजिनेस। ओके, एनसीईआरटी ने रेडॉक्स टर्म यूज किया है, तो आप सिर्फ रेडॉक्स याद रखिए। लेकिन बाय चांस गलती से कुछ आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछने का यदि चांस आता है, क्योंकि देखो आप खुद जानते हो कि लास्ट ईयर 16 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिए और 64,000 के आसपास सीट है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो कंपटीशन में हम जब फाइट कर रहे हैं, और एग्जामिनर या फिर जिसने भी पेपर वहां पे जो है फाइनली जो एनालाइज करके क्रिएट किया है, वो यही चाहेगा कि आपसे कहाँ गलती हो। तो आप, क्योंकि आपको उस गलती से बचना है और अपने स्कोर को बढ़ाना है, समझे? तो उसके लिए आपको जो नाम रहेंगे उसको बदल देगा वो। ठीक है, रहेगा एनसीईआरटी ही, कुछ टर्म्स को चेंज कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसी जगह हमको गलती से बचना है, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब आप 2 साल जब यहाँ पे पढ़ते हो ना, तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है आप लोगों का कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन छोटी छोटी कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया वहां पे रहने के बाद भी, तो छोटी छोटी गलतियां जो होती है उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमें वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है उससे बचना है। ठीक है, मतलब गलती नहीं करनी है और तेजी से भागना है। स्पीड और एक्यूरेसी ही इस कंपटीशन को फेस करने के लिए और इस कंपटीशन में विन करने के लिए हमें चाहिए, समझे? ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है, मीन्स इस कंपोनेंट के साथ यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है, जो ये कंपोनेंट जो कि PgAl है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग फ्लो डायग्राम बनाते हैं और इधर उसका रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो PgAl है, PgAl जो है यहाँ पे कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट जब हो रहा है तो यहाँ पे देखो NAD यूज होता है, और NAD से क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? NADH2 कह सकते हैं, या फिर H प्लस और H प्लस, इस तरह से आता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में किस तरह से दिया है? इधर है, डायरेक्ट दिया है। हाँ, NADH प्लस H प्लस मीन्स दो हाइड्रोजन है, NADH प्लस देन अगेन H प्लस, इस तरह से। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकले। तो यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन बाहर निकले, तो इस NAD ने हाइड्रोजन को रिसीव किया, तो इस NAD का क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन हो गया। तो इसने हाइड्रोजन कहां से लिया बेटा? PgAl से। इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसने हाइड्रोजन इसे दे दिया, बट साथ ही साथ क्या करता है बेटा? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उस सेल में प्रेजेंट है। फॉस्फोरस जो है इस सेल में यहाँ जो क्या होगा, ये PgAl ले लेगा, जिसकी वजह से अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस को लेने के लिए जगह कौन सी खाली है? कौन से नंबर की जगह खाली है इसकी? सेकेंड। मुझे बताओ, आपको किसी के घर में जाना है या आप अपने घर में जाओगे तो कोई बीच में से वैसे छलांग मार के घुस जाते हो क्या? नहीं ना।
या तो बाहर से दरवाजा होगा या पीछे से होगा, दो ही वे होते हैं ना। अब फ्लैट है तो वो भी नहीं है, ठीक, बट होम है तो जनरली वैसे तो एक ही साइड से होता है। तो इसके पास ये जगह तो खाली है ही नहीं, बीच में वो आएगा नहीं, मीन्स कहाँ आएगा, फर्स्ट पे आएगा। तो एक जो फॉस्फोरस है वो आएगा तो इसके फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा। तो जब इसके फर्स्ट कार्बन पे एक फॉस्फोरस आ गया और ऑलरेडी थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 3 डाई, डाई बोलते हैं, दो हो गए ना, तो 1 3 डाई क्या हो गया, पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब वो ग्लिसरल्डिहाइड नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये CHO जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो गया, अभी ये ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CHO जो है ये COOH ऐसा हो जाएगा, बट ये COOP हो जाएगा इस तरह से, समझे। अब इसको सही तरह से हम लिखे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन का एक हाइड्रोजन किसने ले लिया बताओ, वेरी गुड, NAD ने ले लिया। समझ में आ रहा है ना, समझना है ध्यान से, यदि यहाँ पे आप 100% दोगे तो आपको बहुत आसानी से समझेगा। तो एक हाइड्रोजन तो NAD ने ले लिया, तो इस कार्बन के पास क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा। अब ये जो फॉस्फोरस है इसको हमको इसमें यहाँ पे ऐड करना है, तो इसका भी एक हाइड्रोजन जो है कौन लेगा, वही NAD ले लेगा। तो अभी क्या होगा बेटा, एक O, और इसके साथ ये जो फॉस्फोरस है यहाँ पे ऐड हो गया। तो अभी बताओ COOP मतलब क्या बन गया, COOH, इसके समान स्ट्रक्चर है। तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिडिक ग्रुप में। देखो बेटा इसकी वजह, ये पोर्शन छोटे छोटे है ना, इससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो लेकिन तो भी कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए समझो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का रिलेशन है। तो अब आपका ये हो गया पोर्शन। तो अभी देखिए ये वाला जैसा का वैसा है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन, कार्बन और OH, फिर CH2OH, OP, ठीक है। ये फॉस्फोरस ऐसे लिखा जाता है बेटा, सही तरीके से ये ऐसा होता है, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो अभी बताओ, 1 पे फॉस्फोरस है, थर्ड पे फॉस्फोरस है, दो फॉस्फोरस हो गए, तो 1/3 डाई क्या बोलेंगे, ये ग्लिसरॉल था, बट ग्लिसरॉल में एसिड हो गया, तो क्या बोलेंगे हम, ग्लिसरॉल प्लस एसिड, ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट भी कहते हैं। तो 1 3 डाई PGA शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 डाई PGA। PGA मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फोरस कहाँ से आया, नहीं ATP वाला रोल ही नहीं है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेल में रह गई, सेल में रहेगा क्या, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट से मिनरल्स, रहेंगे, तो वो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सेल के साइटोप्लाज्म या सेल के पास तो रहेगा ऑलरेडी पहले से, तो वही वाला फॉस्फोरस इसने ले लिया है। तो ये जो रिएक्शन हुआ बेटा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 3 डाई PGA, जिसमें साथ ही साथ एंजाइम कौन सा काम कर रहा है बताओ, एंजाइम का नाम बताएंगे अभी, कौन सा डिहाइड्रोजनेज होगा बताओ, ये जो कंपाउंड था उसके नाम के अकॉर्डिंग ये सबस्ट्रेट हो गया ना अभी, तो सबस्ट्रेट के साथ नेम हमको ऐड करना है, तो कौन सा एंजाइम हो गया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, समझे। तो अब देखो यहाँ पे बीच में आपको एरो देना है बेटा, यहाँ ये हम एक रिएक्शन देख रहे थे इस तरह से, तो यहाँ पे ये ऐसी रिएक्शन आएंगी और यहाँ पे एक एंजाइम का नाम आएगा जिसे क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखोगे अच्छे से, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से PgAl से 1 3 डाई PGA बन गया है। देखो यहाँ पे Al है, यहाँ पे PGA है, ये छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, समझ गए। अभी आप नोट कर सकते हो, जिससे इधर का पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा, समझने के लिए था, नहीं लिखना चाहते हो इतना याद कर सकते हो, याद कर लेना, PGAL डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज।
ये यहाँ पे लिखा हूँ मैंने डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने DHG लिख दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यदि किसी को प्रॉब्लम तो यहाँ देंगे। आप लोग शॉर्टकट यूज नहीं करना, नहीं तो बाद में आपको याद नहीं रहेगा क्या था वो। क्या बोले? रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम डिहाइड्रोजिनेशन पहली चीज, दूसरा ऑक्सीडो रिडक्शन, दो नेम है इस रिएक्शन के, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे इसे, रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ 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 चलेगा ना, रेडॉक्स चलता है। डिहाइड्रोजिनेशन, ये डिहाइड्रोजिनेज है ना, तो जीनेशन। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी लोगों को प्रॉपर विजुअल हो रहा है क्या? अच्छा बेटा, ये शायद ग्रीन कलर की वजह से प्रॉब्लम आ रही होंगी। हाँ रियली बेटा, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, डोंट वरी। लाइट शाइनिंग कर रहा है क्या ज्यादा? कौन सा लाइट ज्यादा शाइन कर रहा है? ओके, थोड़ा सा मैं जगह चेंज कर देता हूँ बेटा, जो राइटिंग वर्क किया हूँ, तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, उस जगह पे मैं नहीं लिखूंगा। वहां पे ब्लैक कलर में मैंने जो वहां पे यूज किया हूँ, जहाँ पे साइन कर रहे हैं स्क्रीन, वहां पे बेटा टू मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको ये वाला लिखा हुआ कीवर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल लिखा है, क्योंकि PgAl के टू मॉलिक्यूल होते हैं। चलो, जो भी यहाँ पे पढ़ाया हूँ मैंने, ठीक है, वंस अगेन मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है बेटा, पहली चीज तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, इसका आइसोमराइजेशन हुआ। आइसोमराइजेशन होने के बाद फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है, ये हमें मिला। तो इस तरह से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल कितने रहेंगे? दो रहेंगे। कितने रहेंगे? दो। तो यहाँ पे मैंने टू मॉलिक्यूल लिखा, मीन्स जो भी रिएक्शन होंगी वो ट्वाइस होंगी। जब ये रिएक्शन ट्वाइस हो रही, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो PgAl में क्या हो रहा है बेटा, एक फॉस्फोरस उसके फर्स्ट कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ से इसका हाइड्रोजन जो है वो बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से इसका हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे NAD मॉलिक्यूल भी दो रहेंगे, और दो NADH यहाँ पे फॉर्म होंगे। देखो अभी नया जो ऐड किया, ध्यान रखना, ठीक है। दो NAD मॉलिक्यूल रहेंगे, जिससे दो NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फोरस और थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस है, तो इस तरह से यहाँ पे 1,3 डाई PGA बन गया। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है बेटा,
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, बट हमारा कौन सा डिहाइड्रोजनेज होगा, PGAL डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर आएगा। ओके, रेली बेटा समझ में आ गया? अभी रिस्पॉन्स करो। और कोई पर्सन जिसे नहीं समझा? अदिति जो बोर्ड साइन जहाँ पे कर रहा था वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया बेटा? हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग, और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। पहला सबसे बड़ा आपका एनसीईआरटी का जो यहाँ पे गलती है, जो मिस्टेक है यहाँ पर, वो यही है कि एनएडी में उसने 2 नहीं लिखा है, बट उसके पहले जो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट है हर जगह पे 2 मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बताई है। दिख रहा है ना बेटा, वहां पर रिटर्न है, गिवन है, 2 मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है हर सबस्ट्रेट और हर प्रोडक्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग एनएडी में भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये वहां पे बेटा करेक्शन आएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। हो सकता है कि उसने थ्योरी में एक्सप्लेन किया हो, बट इस फ्लो चार्ट में वहां पे नहीं बताया है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि देखिए अब तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोसेस कैसे हो रही है, तो कहाँ पे क्या करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1,3 डाईपीजीए जो है, हेलो ध्यान दो इधर, यहाँ पे जो 1,3 डाईपीजीए है, यहाँ पे अभी 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होंगे, जिससे 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रॉफिट होगा यहाँ पे बेटा, मींस फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन रिएक्शन ये वाली है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन एटीपी कहाँ कहाँ पे यूज हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेट में। ठीक है, उस रिएक्शन का नाम, कौन से प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में ये रिएक्शन हुई थी, ये पूछा जाएगा। या फिर फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन दिया रहेगा आपको, DHAP टू PGAL, सेकेंड ऑप्शन रहेगा PGAL टू 1,3 डाईपीजीए, थर्ड ऑप्शन रहेगा 1,3 डाईपीजीए टू व्हाट, क्या आएगा यहाँ पर? अरे एक फॉस्फेट बाहर निकल गया ना, वहां देखना ही नहीं है, एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, कहाँ का निकलेगा, फर्स्ट नंबर का, तो बचा क्या, 3 PGA। सिंपल है, रटना नहीं है। यहाँ पे जब ये फर्स्ट नंबर का फॉस्फेट को बाहर निकाल दिए, तो फॉस्फेट बाहर निकला तो एडीपी ने ले लिया, लेने की वजह से एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में। तो 1,3 डाई पीजीए कन्वर्ट किस में हो जाएगा, खत्म हो गया। तो क्या बचा, 3 PGA। कौन सा वाला फॉस्फोरस बाहर जा रहा है बेटा, ये वाला फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस बाहर गया तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा वहां पर, फॉर्मूला नहीं देखते हम, नहीं तो फिर आप ऐसा हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये बताऊं, बता दूं, चलो ठीक है। फॉर्मूले अब देखो, जिसकी भी आपकी डिमांड है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला समझा देता हूँ। ये वाला पहले मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, कैसा था, कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर O, फॉस्फोरस, फिर क्या है हमारा ऑक्सीजन इधर, OH एंड OH। फिर सेकेंड नंबर पे हमारा क्या था बेटा, अगेन कार्बन एंड अगेन कार्बन, यहाँ पे CH2O, देन अगेन यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा। बीच में हमारा जो आ रहा है ये वाला है, ठीक है, यही है ना, कार्बन के साथ OH। हेलो, इधर का H कहाँ गया, ये अभी मिटा क्या, ऐसा मैंने पहले था ना, ऐसा पहले। हाँ, तो यहाँ पे यार बेटा जो लोग बात कर रहे हैं, यदि आपको बात करना है तो क्लास के बाहर चले जाओ, बात खत्म हो जाएगी आपकी तब क्लास में आ जाना, क्योंकि आपकी वजह से सभी लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी का आवाज नहीं आने को ना, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग में भी आपका वॉइस जाएगा, तो जो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो अपना नहीं तो कम से कम उनका ध्यान रखो जो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोले होंगे कि नहीं वो क्यों नहीं आए, हम आए, तो बेटा किसी ना किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आए होंगे वो। तो एटलीस्ट यदि हम किसी की स्टडी में इंटरफेयर करेंगे तो इनडायरेक्टली अगला नंबर फिर अपना भी है, समझे? क्योंकि आज हम किसी के साथ यदि गलत कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना बेटा कि नेचर में एनर्जी का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो आपने, नहीं पढ़े, पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो वहां पे आपने, आप पढ़ोगे कि एनर्जी जो है, या फिर एक सिंपल टर्म में यदि हम याद रखें,
तो एनर्जी जो है बेटा वो एक फ्लो में जो है कंप्लीटली एक जगह से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जा रही है, रिटर्न बैक कभी नहीं होती। ठीक है, उसी डायरेक्शन पे वापस नहीं जाता, लेकिन दूसरे तरफ से वो वापस होके अपने पास आ ही रही है। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसका फ्लो हमेशा हो रहा है, और रिजल्ट जब रिटर्न बैक आते हैं तो मल्टीप्लाई होके आते हैं। तो आज यदि हमने किसी के साथ बुरा किए तो अल्टीमेटली अगला नंबर हमारा अगले बार आने वाला है। तो आज हमने किसी के साथ अच्छा किए तो अल्टीमेटली अगला नंबर हमारा होने वाला है। तो जब वो रिटर्न होके जब वो एनर्जी आपके पास आएंगी तो रिजल्ट मल्टीप्लाई होके आएगा बेटा। आप थोड़ा किसी का अच्छा करो, कल को आपका बहुत सारा अच्छा होगा। आप थोड़ा किसी का बुरा करो, कल को चल के आपका बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो हर कोई यही चाहता है कि हमारा अच्छा हो, तो बेटा अच्छा करो ना। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो कंपोनेंट है हमारा ये वाला 1,3 डाईपीजीए है। तो 1,3 डाईपीजीए जो यहाँ पे था, इसमें से ये वाले फास्फोरस को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ले लेंगे। ठीक है, अब जब हम इस फास्फोरस को ले लेंगे तो ये फास्फोरस जो है यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा एटीपी में। हमने लास्ट टाइम इस तरह से, यार एडेनिन बनाऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, एडेनिन का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, पेंटो शुगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पेंटो शुगर थी, उसके बाद यहाँ पे हमारा एडेनिन था, यहाँ पर CH2 था, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, और ये तीसरा अब आके ज्वाइन होगा। पहले दो फास्फोरस थे। ठीक है, तो ये दो फास्फोरस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बेटा, ये इस तरह से रहेंगे। तो ये वाला फास्फोरस यहाँ पे जाएगा तो ये इसके साथ H2O बाहर हो जाएगा, और डायरेक्टली जाके यहाँ पे ज्वाइन हो गया, तो ये H को हटा के आप डायरेक्टली यहाँ पे एक फास्फोरस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो ADP कन्वर्ट हो गया किसमें, ATP में। कहाँ का फास्फोरस आया, यहाँ का। जब यहाँ का फास्फोरस इधर चला गया तो रिमेनिंग यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्बन पे क्या रहेगा बेटा, COOH रहेगा। सेकेंड कार्बन पे क्या है, HCOH। थर्ड कार्बन पे क्या है, CH2O। देन यहाँ पे फास्फोरस है इस तरह से। तो अभी बताओ कितने नंबर पे फास्फोरस है यहाँ पर, थर्ड कार्बन पे फास्फोरस है। और ये एक ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल में एसिड था, तो एसिड थर्ड नंबर के फास्फोरस के साथ क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं बेटा, 3PGA। 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस प्रोसेस को डीफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, डीफॉस्फोरिलेशन। और जब जब यहाँ पे एटीपी का रोल होता है तो कौन सा एंजाइम काम करता है बताइए, कौन सा काइनेज हो जाएगा यहाँ पर। अब एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो वो हम नहीं भी याद रखे तो भी चलेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंपल आप रिएक्शन समझ लो क्या है, और नहीं तो वही है, क्या है हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है, और फॉस्फेट यहां से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डी फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कैसे आया, ये हमें समझ में आ गया है। ओके, नोट कर लो। कितने एटीपी बने बेटा यहाँ पर, अब तक के कितना एटीपी यूज हुआ था, 2। कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एटीपी जो प्रोडक्शन हुआ है 2 एटीपी अभी तक के प्रोड्यूस हो गया है। ओके, ये जो है इसका भी रोल हम देखेंगे बाद में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, PGA काइनेज।
अभी अगेन यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगा, और आइसोमेराइजेशन में क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग होती है। और यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा मालूम है, ये जो थर्ड नंबर पे फॉस्फोरस आप जो देख रहे हो ना, इसको उठा के हम इधर पहुंचा देंगे, और ये जो हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो ओ एच जो है या हाइड्रोजन, ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, यदि फॉस्फोरस थर्ड नंबर पे था तो उसका नाम क्या था, 3 PGA। यदि उसी फॉस्फोरस को हमने सेकंड नंबर पे पहुंचा दिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 PG हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है 3 PGA के बाद आगे क्या हो जाएंगी बेटा, 2 PGA। क्या हो जाएगा, 2 PGA। तो देखो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हो रहा है, हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके। और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है मीन शिफ्टिंग हो रही, मीन क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, ठीक, जिसे म्यूटेज एंजाइम कहते हैं वैसे, ठीक, उसका एक कैटेगरी का एंजाइम है म्यूटेज, बट म्यूटेज याद नहीं रखना, आप सिर्फ आइसोमरेज ही याद रखो, जितना हमारे सिलेबस में उतना ही हम याद रखेंगे, समझ गए। तो कौन सा आइसोमरेज हो जाएगा, पीजीए आइसोमरेज, फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज। तो आगे का रिएक्शन देख लेते हैं हम। ये वाला लिखना हो गया था सभी का, ये वाला पहले का नोट करके हो गया क्या सभी का, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसी रिएक्शन को मैं इधर एरो देके समझा देता हूँ, इधर का दिख रहा है ना बेटा, हाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। तो शिफ्टिंग में देखो COOH है, फिर आपका क्या रहेगा HCO, देन फॉस्फेट यहाँ पे आ गया, और नीचे साइड आपका CH2OH, ऐसा हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, ये 3 PGA से क्यों 2 PGA कह रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग हो गई। अब बताओ आप मुझे, आप इस वे से पढ़ते तो आपको समझता था क्या, रट लेते थे 3 PGA फिर 2 PGA फिर पेपा है और फिर खत्म, है ना, पायरुवेट एसिड, ऐसा होता था। बट अभी हमें वो समझ में आ रहा है प्रोसेस कैसे हो रही है, तो समझना जरूरी है। अब क्या होगा इसके बाद, यहां से एक काम करते हैं हम, H2O को बाहर निकाल लेते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में H2O निकालते हुए बताया है, बट H2O कहाँ से आ रहा है, जब आप ऐसे पढ़ोगे तब आपको समझेगा। तो ये जो 2 PGA है, यहां से H2O बाहर आ जाएगा। H2O जब बाहर आता है तो एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो H2O को बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे जब H2O बाहर निकल जाता है तो इस टाइम पे जो कंपाउंड्स, जो बायोमोलिक्यूल हमारा फॉर्म होगा वो कहलाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, PEPA। एनसीईआरटी ने क्या दिया है यहाँ पे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट और पायरुविक एसिड सेम टर्म है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, पेपा, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे फॉर्म हुआ, H2O बाहर हुआ, कहां से बाहर हुआ, 2 PGA से बाहर हुआ है। तो यहाँ पे ये कितने मॉलिक्यूल है पहले ये बताओ, ये कितने मॉलिक्यूल है ये बताओ, ये कितने रहेंगे, ये कितने रहेंगे, मीन हर रिएक्शन डबल हो रही थी, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हूँ, आपको मेंशन करना है। रिएक्शन डबल हो रही है बेटा, मॉलिक्यूल डबल रहेंगे, सारी चीजें डबल। कहां से चालू हुई है, यहाँ से चालू हुई है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमने देखे थे ना, ट्रायोज आइसोमरेज DHAP से PGAL जो हमने प्रोड्यूस किए थे। और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसका फॉर्मूला कैसा आएगा बताइए। देखो सी, कौन सा कलर यूज करूँ, रेड कलर यूज करता हूँ, ग्रीन उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। यहाँ का दिखेगा ना बेटा आप लोगों को, ये वाला पार्ट साइन कर रहा है, ठीक, इतनी जगह पे मैं नोट कर देता हूँ। तो इसमें देखो कैसा आएगा, COOH, फिर उसके बाद CO, देन P, फिर क्या आएगा CH2। कुछ करेक्शन है इसमें, क्या करना पड़ेगा, अभी फॉर्मूला सही हो गया क्या, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, एक डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया। क्या बन गया ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड,
हाँ, नोट करते चलो बेटा ये, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझसे, क्योंकि इसके बाद अब हम लोगों को जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ उसमें कितना एटीपी का प्रॉफिट होने वाला है, डायरेक्ट प्रॉफिट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट कितना होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। ओके, कौन सा पार्ट रियली डिफिकल्ट लग रहा है आपको, पूछो। अब इतने पार्ट में जितना डाइजेस्ट होगा वो रखना, नहीं तो सिर्फ ये याद कर लेना, क्योंकि अब आपका लेवल इतना ही हो गया है कि इधर आप ध्यान नहीं भी दोगे और इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। समझ गए? ओके, नोट करके। ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ, लिखो जल्दी से। अब फाइनली लास्ट में क्या फॉर्म होगा, और यहाँ पर भी क्या यूज होगा, दो एडीपी यूज होगा, जिससे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये वाला जो फॉस्फोरस है वो बाहर आ गया, तो क्या रह जाएगा बेटा, COO। सी एक्चुअली एक ऑक्सीजन को छोड़ के जाएगा ये, ठीक है। ये तो ये जो है क्या कहलाएगा, पायरुविक एसिड। इस तरह से, अब यहाँ पे फ्लो डायग्राम नहीं बनाया हूँ मैंने, ठीक है। 2 PgA से कहाँ था हमारा, इधर गया, यही है ना। और दो रिएक्शन मीन्स फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, और इसके बाद डायरेक्टली पायरुविक एसिड बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। आज अभी आपको घर जाके एक बार बिना देखे ग्लाइकोलाइसिस का जो चेन रिएक्शन है विथ एंजाइम विथ प्रोसेस लिखना है, प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ फ्लो डायग्राम जो दिया है नेम वाला, उसका आपको प्रैक्टिस करना है, समझे। और अभी आप लोगों का टास्क ये है कि एक बार यदि ये राइटिंग हो जाए तो एक बार ये जो पेज नंबर 229 जो दिया है ना, जितना थ्योरी है एक बार अभी पढ़ेंगे जल्दी से। कौन सा, ये वाला फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये यहाँ पे दिया है बेटा आपके, इसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऐसा लिखा है। सेवंथ और एट रिएक्शन कहाँ हो रही है,
नाम कौन सी वाली, ये वाला 3 पीजीए से 2 पीजीए, इसको आइसोमेराइजेशन कह रहे हैं क्योंकि फॉस्फोरस थर्ड से सेकंड पे हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, जब वाटर बाहर होगा तो इसे क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फेट बाहर हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, डीफॉस्फोरिलेशन। ओके, देख लो। ओके रिली, डोंट वरी। एक काम करो, रिएक्शन को फॉरगेट फॉरगेट करो, फ्लो चार्ट को याद करो, प्रॉब्लम आ रही तो। रिएक्शन सारी एक जैसी है बेटा, सिर्फ एक एक चीज वहां पे बदल रहा है बस, सिर्फ एक कंपाउंड जो है इधर से उधर हो रहा है, रिएक्शन सारी सेम है। और रिएक्शन को कोई ये नहीं कह रहा है कि ये सारे रिएक्शन याद रखो, ये रिएक्शन सिर्फ इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए है। ऐसा रिएक्शन आपको नीट में नहीं पूछा जाएगा, समझे। लेकिन ये आपको एक बार समझ में आ गया ना बेटा, तो आप कभी भी ये वाला जो ग्लाइकोलाइसिस है भूलोगे नहीं। ठीक है, इस चीज के लिए हम अपने लेवल को परफेक्ट कर रहे हैं। और ये कंप्लीट हर जगह बायो में नहीं, 2-3 जगह पे ही आपको इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस करना है। बाकी तो हर चीज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इस तरह के रिएक्शन पढ़नी है आपको, यहाँ पे नहीं पढ़नी। ओके, चलो तो पढ़ लिया आप लोगों ने थ्योरी, थ्योरी पढ़ो जल्दी से। चलो एक काम करते हैं, सब लोग साथ में थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट आएगा जो हमने पढ़े हैं उसमें कितना समझा है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस वाला थ्योरी हम देख रहे हैं अभी, उसके पहले का थ्योरी हमारा नहीं हुआ है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो पोर्शन हुआ है उसका थ्योरी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, जो टर्म ग्लाइकोलाइसिस जो ओरिजिनेट है ये कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है, आपका नीट में आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस टर्म ग्रीक वर्ड है या लैटिन है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक जो कहाँ से लिया है, ग्लाइकोएन लाइसिस, इसका मीनिंग मैंने समझाया था आपको। फिर ग्लाइकोलाइसिस जो है 3 साइंटिस्ट ने दिए थे, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल टर्म याद रखना, ठीक है, ऑल लिविंग, ये भी हम देख चुके हैं। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज जो है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल मींस क्या होता है बेटा, ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ था, CO2 एंड H2O दोनों आपस में ज्वाइन हुए थे तब हुआ था। बट यहाँ पे CO2 और H2O ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से दोनों भी फॉर्म हुए क्या, अभी नहीं। इसलिए ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है क्या, नहीं। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, पायरुविक एसिड। तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन, अंडरलाइन करके रखेंगे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ। अभी यहाँ पे प्लांट में हम देखें तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म में, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में जो स्टोर होता है वो क्या रहता है, सुक्रोज। प्लांट में ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सुक्रोज। तो सबसे पहले उस सुक्रोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या है, फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। फिर सुक्रोज सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, बाय एंजाइम इनवर्टेज। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या कहा था कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज जब ज्वाइन होते हैं तो फॉर्म होता है माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ज्वाइन होते हैं तब क्या फॉर्म होता है, सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ज्वाइन होते हैं तब फॉर्म होता है लैक्टोज। ठीक है, जानते हो आप ये बात, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे सुक्रोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो एक तो ग्लूकोज मिल रहा है हमको, और दूसरा क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जब मिलेगा तो डायरेक्टली फ्रक्टोज क्या फॉर्म करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज यदि रहा तो पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो दोनों से भी रिएक्शन आ रही है। तो यदि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल आपको दिया और फिर यदि आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो उसमें क्या होगा बेटा, दोनों भी रिएक्शन आपको बताना है, समझे। फ्रक्टोज वाली भी बताना है आपको और ग्लूकोज वाली भी। ये कैसे बताना है थोड़ी देर के बाद समझेगा, ये वाला मैंने जो टर्म आपके लिए अभी यूज किया थोड़ी देर के बाद समझेगा आपको।
ठीक है, अभी फिलहाल हम रिएक्शंस देखते हैं। तो रिएक्शंस में देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर। पहली चीज तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है क्या हो रहा है बेटा, आर फॉस्फोरिलेटेड टू गिव राइज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये रिएक्शन समझी, हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आप ये थ्योरी भी देखते चलो और साथ में आपने जो नोट किए हैं पॉइंट या फिर साइड में जो रिएक्शन दिख रही है एनसीईआरटी में उसको भी देखते चलना, ठीक है। फिर फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म जो ग्लूकोज का है इसका क्या हुआ बेटा, आइसोमेराइजेशन किसमें हुआ बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे होंगी जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो रहते हैं उनका सेम सेम रहता सारा प्रोसेस, अलग अलग नहीं होगा। जो स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म से या तो ग्लूकोज से हो रही है या फ्रक्टोज से हो रही है, दो कंपाउंड हमें मिले ना सुक्रोज के ब्रेकडाउन के बाद, वो जो स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कुछ भी अलग नहीं है। वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि हमने डायग्राम में देखे, तो ग्लाइकोलाइसिस एक चेन रिएक्शन है जिसमें कितने रिएक्शन आ रही है बेटा, 10 रिएक्शन आ रही है। 10 रिएक्शन जो है तो अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म देके खत्म कर दिया, डिफरेंट एंजाइम, जिसके हमने नेम्स देखे यहाँ पर। ओके, फिर आगे जो कहाँ पे हो रहा है, तो टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ये जो पायरुवेट फॉर्म हुआ यहाँ पे स्टेप वाइज मैकेनिज्म से, जिसमें हम लोगों ने हर जगह पे एक एंजाइम्स का रिलेशन देखे, रोल देखे, और कैसे वो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है ये हमने देखे। समझ गए, आगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोला उसने, प्लीज नोट द स्टेप्स at which utilization or synthesis of ATP, और साथ ही साथ NADH प्लस H प्लस। तो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन जो थी वहां पे ATP यूज हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड। अब मुझे बताओ ATP कौन कौन से रिएक्शन पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो सेकंड लास्ट वाली है 9 स्टेप, 9 या 10, कैलकुलेट करो। हाँ, और उसके बाद 6, ये याद रखना है आपको। आगे ATP इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप, फर्स्ट जहां पे कन्वर्सन जो हो रहा है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और सेकंड जो हो रहा है कन्वर्सन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अंडरलाइन करके रखेंगे क्योंकि कौन से रिएक्शन के बीच में एटीपी यूज हुआ, ऐसा आपको डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आएगा। समझ गए, डायरेक्ट नीट में इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा, तो ये याद रखोगे। आगे फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो इसका स्प्लिटिंग हुआ तो क्या फॉर्म हुआ था बेटा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद देखो, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म फ्रॉम द NAD प्लस। यहाँ पे NAD प्लस लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है, NAD भी प्लस फॉर्म में आता है, ये नोट करना है आपको, ठीक है। तो NAD प्लस से क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, NADH प्लस H प्लस। कब, जब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में दिया हुआ है, ये वाली रिएक्शन। हेलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है। 2 रेडॉक्स रिएक्शन जो मतलब कहाँ पे गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आए और यहाँ पे 2H प्लस के फॉर्म में हमें मिला है। ओके, आगे कहां से हुआ बेटा, ये फ्रॉम PgAl से और ट्रांसफर हुआ टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस के पास। तो PgAl जो हुआ क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये वाला 1,3 डाइपीजीए। फिर इसके बाद देखिए कन्वर्सन जो हुआ, ठीक है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का किसमें, 3 PGA में। तो यहाँ पे क्या हो रहा बताओ, ये एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो एटीपी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कितना एटीपी बन रहा है यहाँ पर, 2 एटीपी बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है ये आपको याद रखना है। आगे
ऑल्सो एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस जो है, तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो ट्रैप होंगी, यहाँ से एनर्जी जो रिलीज हुई वो ट्रैप कर लिया किसने, एटीपी में। तो एटीपी ने क्या किया, ट्रैप किया। एनोदर एटीपी कहाँ पर सिंथेसाइज हुआ बेटा, जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ये वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, पायरुविक एसिड इसमें। तो यहाँ पर भी एटीपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज हुए हैं इस पाथवे में, कैलकुलेट करो। 4 हुए। डायरेक्टली कितने सिंथेसाइज हुए हैं, 4। यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में टोटल कितना एटीपी फॉर्म हुआ, नहीं बेटा, जब डायरेक्टली टर्म यूज होगा तब आप कह सकते हैं 4 एटीपी फॉर्म हुआ। लेकिन डायरेक्टली वर्ड को हम हटा देते हैं, और यदि ये कहते हैं कि टोटल कितना एटीपी फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आता है 10 एटीपी। अब बोलोगे सर ये कैसे, हाँ, तो देखो अब ये समझने वाला पार्ट है। इधर से सब हो गया है ना समझ में, ये वाला हटा देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ध्यान देंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर 1Na-DH+H+ जो मॉलिक्यूल रहता है, वेरी गुड, कितना 3 एटीपी देता है ये। तो हमारे पास कितना NADH है बेटा, मल्टीप्लाई 2 कर लो। तो NADH कहाँ पे है, यहाँ पे। कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो 2 NADH+H+ कितना एटीपी देगा, 6 देगा। और डायरेक्टली जो हमें मिले कितने मिले, 4। तो 6+4 कितना हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में टोटल एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 10 एटीपी है। प्रॉफिट कितना है बेटा, क्योंकि 2 यूज हो गए हैं। तो टोटल एटीपी प्रॉफिट यदि क्वेश्चन आया तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 8। और डायरेक्ट एटीपी प्रॉफिट यदि क्वेश्चन आया तो कितना हो जाएगा, 2। एक कीवर्ड चेंज करने से आंसर चेंज हो जा रहा है बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट, टोटल गेन, नेट गेन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कीवर्ड पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। समझ गए, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ एक क्वेश्चन देके खत्म कर दिया है, पर हमें उसका आंसर मालूम होना चाहिए। क्या कहा है यहाँ पे, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डायरेक्टली टर्म यूज किया है और सिंथेसाइज कहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। यदि यहाँ पे डायरेक्टली कितना प्रॉफिट हुआ, तो डायरेक्टली प्रॉफिट रहा तो क्या आएगा, 2। टोटल एटीपी सिंथेसाइज कहा तो कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट कहा तो कितना होगा। आपको डाउट तो नहीं है, समझा, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जिसे ये वाला कैलकुलेशन नहीं समझा है, मुझसे पूछो, हेलो, आजू बाजू इससे उससे नहीं पूछो, क्योंकि बाजू वाला उतना ही जानता है जितना आप जानते हो। आपको गलत फहमी रहती है कि उसको समझा क्या। हाँ, 2 एटीपी कब आएंगे, चलो एक काम करते, थोड़ा सा हम लोग, देखिए बेटा, इस प्रोसेस में आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिंथेसिस एटीपी किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो कितना हुआ बेटा, 4 एटीपी टोटल। लेकिन टोटल में यहाँ पे हमको एक और टर्म यूज करना है, क्या चीज, डायरेक्ट। क्योंकि टोटल टर्म यूज किया तो हम 4 नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टोटल बोल दिया ना यहाँ पे। तो टोटल एटीपी जो सिंथेसाइज हुआ 10 एटीपी हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है बेटा, डायरेक्टली सिंथेसाइज। ठीक है, टोटल को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली सिंथेसिस जो एटीपी हो रहा है। तो यहाँ पे आप अभी क्या कहोगे, 4। ठीक है,
अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट हम लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली प्रॉफिट बेटा 4 एटीपी यहाँ पे सिंथेसिस हुआ है, ध्यान दो, हेलो, 4 एटीपी सिंथेसिस हुआ, बट एटीपी कितना यूज हुआ था, कहाँ कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट और थर्ड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, समझे, डायरेक्टली प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कहा तो 10 में से 2 माइनस हो जाएंगे, क्यों माइनस हो जाएंगे, 2 यूज हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल प्रॉफिट हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा। और ये सारा हम ग्लाइकोलाइसिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, तो 38 एटीपी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 36 बचेंगे, और एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो 40 एटीपी बनता है। वो अभी नहीं समझना, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। एक और यहाँ पे लिख लो, क्या चीज, टोटल प्रॉफिट एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस 8 एटीपी। क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहीं से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, समझा। ग्लाइकोलाइसिस में आपको यहीं से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैंने यहाँ पे आप लोगों को डेटा दिया हूँ सफिशियंट है, नोट कर लीजिए। तो पायरुविक एसिड जो है ये क्या हो गया, की प्रोडक्ट हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। तो अब आज तो टाइम हो गया, हमें मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुविक एसिड समझना है। वो हेडिंग टर्म में नहीं है, बट हम उसे हेडिंग के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि क्या होता है मेटाबॉलिक फैट ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे, समझे। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिस्पॉन्स करो, समझ में आ गया आप लोगों को या कुछ डाउट है, क्योंकि मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा। फिर सारी चीजें क्लियर है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्विकली। वेरी गुड, ऑल क्लियर, नो डाउट। हर्षिता, सुहानी, रिया, वेरी गुड। अदिति, चलो तो एंड कर दे बेटा आज का लेक्चर। कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।